नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीएस क्लासेज में। तो हम लेकर आए हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिक्षक भर्ती का अगला सीरीज। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला सवाल, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जो टीआरई फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल पढ़ के जाना है और वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है केंद्र सरकार में उसको भी पढ़ लेना है और थोड़ा बिहार का मंत्रिमंडल भी देख लेना है। तो उसमें जो फर्स्ट मंत्रिमंडल का गठन हुआ था अस्थाई और अस्थाई, वो दोनों देखना है और अभी वर्तमान मंत्रिमंडल भी देख लेना है। इससे सवाल एक आ सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। और इनके बारे में ये भी जानिए कि ये सबसे कम उम्र के मंत्री थे। अंतरिम सरकार में ये सबसे कम उम्र के मंत्री थे जगजीवन राम। दूसरा सवाल है दोस्तों, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध कब पारित हुआ था? तो आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ के जाना है। चंपारण सत्याग्रह पढ़े रहेंगे, इससे एक सवाल निश्चित आएगा जो बिहार के संदर्भ में है। बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह हुआ था जो नील बगान के मालिकों के विरुद्ध हुआ था। किसानों से अंग्रेजों ने नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, जिससे खेतों की जो है उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती थी और उनको मुनाफा भी, किसानों को मुनाफा कुछ नहीं मिलता था और खेती जो करते थे उनके खेती में जो पैदावार बाद में कम होती जाती थी, उर्वरा शक्ति जो है खेतों की कम होती थी। तो इसके खिलाफ जो है चंपारण कृषि कानून बना था जो कि किसान के फेवर में बना था, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध बना था। तो चंपारण कृषि कानून जो है 1918 में बना था। 1 मई 1918 में चंपारण कृषि कानून पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था। इसी प्रकार तीनकठिया पद्धति भी समाप्त हो गया था इस कानून के बनने के साथ ही। तीनकठिया पद्धति क्या था? जिसमें किसानों को बाधित किया जाता था कि आपको 20 कट्ठे में, मतलब 1 बीघे में 3 कट्ठे की खेती जो है आपको नील के खेती करना है, ये अनिवार्य कर दिया गया था। इससे किसानों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी थी। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ जिसमें आगे चल के कृषि कानून बना और किसानों के हित में फैसला हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन था संथाल, सन्यासी, उरांव, नन ऑफ दीज और मोर देन वन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बिहार की उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो इस सवाल से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एक आइडिया लगता है कि सवाल कहाँ से आयोग दे रहा है। तो आपको कांग्रेस अधिवेशन पूरा पढ़ लेना है, जो मुख्य है उसमें जो मुख्य फैसले लिए गए थे वो पढ़ लेना है। उसके बाद बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था, उसको पूरा देख लेना है। जो 1922 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो बिहार के गया जिले में हुआ था और इसकी अध्यक्षता CR दास ने, चितरंजन दास ने किया था। उसके बाद एक और अधिवेशन हुआ था जो बांकीपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्ष आपको देखना है कब हुआ था और अध्यक्ष कौन बने थे। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? चिपको आंदोलन अच्छे से आपको पढ़ना है, हमेशा हर परीक्षा में इससे संबंधित एक न एक सवाल आते ही हैं। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? ऑप्शन था मेधा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो जवाब होगा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। एक ऑप्शन है अमृत देवी बिश्नोई, तो उनके नेतृत्व में जो है राजस्थान के खेजड़ली गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1730 में। वो स्वतंत्रता से पहले की बात है। और स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में शुरू हुआ था। अब उत्तराखंड हो गया, वहाँ शुरू हुआ था, लेकिन जो है मजबूती मिली थी वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मजबूती मिली थी।
अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। अब पीएच मान को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो अपने चैनल पे दे रखा है, उसको आप देख लेंगे तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे आप लूसेंट बुक में भी इसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो ऑप्शन था रक्त प्लाज्मा, सिरका, गैस्ट्रिक जूस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रक्त प्लाज्मा, क्योंकि रक्त प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो आपको कुछ जो प्रमुख पदार्थ हैं उनका पीएच मान आपको जिससे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में, तो उसको आपको देख लेना है, याद कर लेना है कि किसका पीएच मान कितना है। जैसे सिरका है, गैस्ट्रिक जूस है, आंसू है, समुद्री जल है, दूध है, शराब है, बियर है, तो उसका पीएच मान आपको याद करके रखना है। हमेशा परीक्षा में इससे कोई एक ना एक सवाल आते ही हैं। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना है, 7.4। तो इसका सही जवाब होगा रक्त प्लाज्मा। और पीएच मान से क्या ये होता है, निर्णायक होता है, निर्णय किया जाता है अम्ल और क्षार का। 7 से अगर पीएच वैल्यू कम है, पीएच मान कम है तो अम्लीय होता है पदार्थ, और 7 से अगर अधिक है तो पदार्थ क्षारीय हो जाता है। तो इससे आपको डिटेल में पढ़ लेना है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको एक सवाल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।